हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेलकम टू टुडेज फिजिक्स। तो स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल टूल्स, जो कि क्लास 11th और 12th के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्लास 11 में जितना भी मैथमेटिकल टर्म्स आएंगे या 12th में, इस वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके। और यहाँ पे देखो, इस चैप्टर में क्या क्या रहेगा पहले ध्यान से सुनना। इस वीडियो को बार बार प्रैक्टिस करना, और मैं इसका नोट नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मूला लिखा होगा, उसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा। ओके। इसके बिना क्लास 11 और 12 का जो फिजिक्स का मैथमेटिकल टर्म्स आएंगे ना, उसको समझ नहीं पाओगे। तो पहला इसीलिए ये वाला वीडियो बहुत ज़रूरी है। तो क्या है ना, ये इसका नाम है मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स जो कि फिजिक्स में मैथमेटिकल जितना भी टर्म्स आएंगे सब यहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा। ओके। तो इस चैप्टर में ओवरव्यू होगा। पहले ग्रीक अल्फ़ाबेट जानेंगे, मतलब फिजिक्स में जितना भी वर्ड यूज होगा। जैसे पहले मान लो ये वाला, पहले 10th में पढ़े होंगे, इसको बोलते हैं ओम, इसको बोलते हैं, क्या बोलोगे इसको, रो, इसको बोलोगे सिग्मा। इस तरह का ग्रीक का जितना भी अल्फ़ाबेटिकल वर्ड है मैं बताऊंगा वन बाय वन करके। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, कॉमनली यूज फार्मूला, जो बेसिकली मैथमेटिक्स का फार्मूला है उसको यूज़ करेंगे, यहाँ पे बता देंगे। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप लोग पढ़े हो, जैसे कि फॉर्म में रहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। समझ में आया? यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फैक्टोरियल नोटेशन, जो कि न्यू है। फिर बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे, एंगल्स आएगा, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें आप तो पहले से ही पढ़ चुके हो, जैसे हो गया एंगल्स, ट्रिगोनोमेट्री, फिर आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉमनली यूज फार्मूला, ये सब पढ़ चुके हो। पर यहाँ पे जो बहुत इम्पोर्टेंट दो चीज़ है वो है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ये दोनों जानना जरूरी है, और ये आप लोग के लिए दोनों पूरा न्यू है। थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है और ध्यान से समझना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले ग्रीक अल्फ़ाबेट एंड सिंबल। पहला देखो आता है अल्फ़ा। इसको अल्फ़ा को ऐसे लिखोगे, अल्फ़ा। ओके। अल्फ़ा रेज होता है, जैसे सन से कोई रेज आ रहा है ना, तीन तरह का रेज आता है सन से। एक होता है अल्फ़ा रेज, बीटा रेज, और एक होता है गामा रेज। तो ये हो गया अल्फ़ा। डिनोट करोगे बीटा को इस तरह, गामा बीटा को बी की तरह लिखोगे, और क्या, गामा को वाई की तरह लिखना। और डेल्टा, इसको बोलोगे डेल्टा, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, इसको बोलते हो डेल्टा। इसको यूज करते हैं फॉर डिफरेंस के लिए, दो चीज का डिफरेंस के लिए डेल्टा, मैंने बहुत स्मॉल के लिए यूज करता है। स्मॉल अगर मैं लिखूंगा डेल टी, मतलब समझ लीजिए आप बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बात कर रहा। इसको बोलेंगे एप्साइलन, जो कि क्लास 12th में यूज करेंगे। इसको किसी मीडियम के लिए यूज करते हैं, मीडियम, वाटर मीडियम, एयर मीडियम, इसीलिए। ये जेटा हो जाता है, जेड लाइक जेटा, इस तरह का लिखिएगा। ओके। इसका 11th में इस्तेमाल होगा ईटा, जिसको कि विस्कोसिटी, मतलब ये किसी लिक्विड का होता है, मीडियम, लिक्विड मीडियम, लिक्विड मीडियम का होता है ईटा। ईटा किसी वाटर का होगा, ईटा किसी और हनी का होगा। ओके। इस तरह का ईटा। इसको तो बोलते हैं थीटा, जो कि एंगल के लिए यूज करते हैं। इसको बोलते हैं आयोटा, इस तरह का लिखोगे। इसको बोलेंगे कप्पा, ये सब 12th में यूज होगा। लामड़ा, जो कि वेवलेंथ होता है, इसको बोलते हैं लामड़ा, इस तरह का लिखोगे। उल्टा वाई, जो कि वेवलेंथ होगा, वेवलेंथ लिखेंगे। म्यू, ये 10th में पढ़े, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे मैं लिखूंगा, एयर का होता था 1, म्यू ऑफ वाटर का होता था कितना, 1.3, ग्लास का म्यू कितना होता था, 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए यूज करते हैं। इसको करते हैं न्यू। ओके। इसको बोलोगे जाई। न्यू मतलब इसको फ्रीक्वेंसी के तौर पर देखेंगे, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। ओमिक्रॉन, ये तो जरूरत नहीं है हमें, ये तो पाई जानते हो, 22/7 वैल्यू। ये तो रो 10th में पढ़ा था, रो जो कि रेजिस्टिविटी है।
या डेंसिटी से डिनोट करेंगे। ये हो गया सिग्मा बच्चों, इसको सिग्मा बोलोगे या तो सिग्मा को, इसको सम के लिए यूज किया जाता है। सम मतलब टोटल, टोटल। ओके। टाउ इसको टॉर्क बोला जाता है, टॉर्क बोलेंगे, टाउ बोलोगे, इसको टॉर्क क्लास 11th में यूज होगा। एप्सिलॉन फाई एंगल के लिए दिखा सकते हो, या इसको वेव फंक्शन होता है, वेव फंक्शन, इसको बोलते हैं चाय। आगे पढ़ेंगे, ये भी वेव फंक्शन के लिए। साई ऐसे त्रिशूल की तरह साई। ये तो ओमेगा हो गया, ओम, जिसको कि ओम बोलते हो, और इसको डब्ल्यू की तरह भी लिख सकते हैं, ये ओमेगा। वन बाय वन मैं इसको यूज करते जाऊंगा नेक्स्ट वीडियो सब में, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। पूरा इसको देख के एक बार याद रख लीजिएगा किसको क्या बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। कुछ जो मैथमेटिकल्स फॉर्मूले होते हैं एल्जेब्रिकल, पहले याद रखते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो जानते हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये याद रखिएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी याद रखिएगा। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और क्या कर सकते हो, हम लोग इस तरह का लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये भी हो सकता है। और ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। और अगर ए माइनस बी का होल क्यू का बात बोला जाए, ए क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू। यहाँ पे देखो सारा फॉर्मूला लिखा है, बस जो जो इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पे टिक लगा दे रहा हूँ, आप लोग उसको याद कर लेना। ये भी बताया, ए क्यू प्लस बी क्यू का भी कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे आया अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। नहीं तो ये भी याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, इसको भी थोड़ा इंपॉर्टेंट देना। नेक्स्ट देखो, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे आओ। मैं अगर ए का पावर m लिखूंगा और ए का पावर n लिखूंगा तो क्या होता है, बेस अगर इक्वल होता है पावर जुड़ जाता है तो m प्लस n होगा। क्या होगा, m प्लस n। अगर मैं ऐसे लिखता डिवाइड करके a का m a का n, तो a का पावर क्या हो जाएगा, m माइनस n हो जाएगा। ये दोनों याद रखना। 17 18 हो गया। 19 पे देखो, a का पावर m है और उसका n है, तो a का mn करोगे। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे दूँ, मान लो 2 का पावर 2 और बाहर में 3 है, तो 2 का पावर 6 कर लेना। और इसका एग्जांपल देखो, 2 का पावर 4 है और अगर 2 का पावर 6 है तो इसको लिख सकते हैं 2 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 2 का पावर 10। और अगर इसका एग्जांपल दूँ, इसका एग्जांपल मान लो 4 का पावर 2 है और 4 का पावर 1 है, तो ये हो जाएगा 4 का पावर 2 माइनस 1, जो कि हो जाएगा 4 का पावर 1। इस तरह का होगा, समझ में आया। नेक्स्ट, ए बी का पावर अगर x होता है तो ये होता है एक का पावर x होगा एक बार, b का पावर भी x होगा। जैसे मैं लिखूंगा, अगर मान लो 2 इंटू 4 लिखा, इसका पावर में 3 लिखा, तो आप इसको लिख सकते हो 2 का पावर 3 इंटू 4 का पावर 3, ऐसे लिख सकते हो। ये भी इसी तरह, ये भी इसी तरह। इसको देखो, a का रूट मान लो 3 है, तो इसको लिख सकते हो a का पावर 1/3। ये याद रखिएगा, इसका बेस पे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है।
इस तरह का फॉर्म में दिखेगा। अगर मैं बोलूँगा 2x² प्लस 4x प्लस सी, प्लस सी के बदले मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 8, मान लो अभी फिलहाल के लिए 0। एक कैसा इक्वेशन है बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका पावर, ध्यान से सुनना, जिसका पावर 2 होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं अगर इक्वेशन लिखा 4x माइनस 6 इज 0, ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसका पावर कितना नहीं है? पावर 2 नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने के लिए हमारे पास पावर 2 होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? पावर 2 होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म जान गए। देखो यहाँ पे बड़ा अक्षर में पूरा लिखा है ax² प्लस bx प्लस सी। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, ए बी सी आर द कांस्टेंट वैल्यू, ए कैन नॉट बी जीरो। अगर ए जीरो होता है तो पहला वाला टर्म जीरो हो गया, तो दूसरा वाला होगा बी एक्स प्लस सी। तो ये कहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया? क्योंकि इसके पावर तो 1 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के लिए एक्स का पावर कितना होना चाहिए? 2 होनी चाहिए। यानी ए कभी भी जीरो तो नहीं हो सकता बच्चों, नॉट इक्वल टू जीरो। ए बी सी आर द कांस्टेंट टर्म्स, एक्स वेरिएबल से, एक्स क्या है? वेरिएबल है। यहाँ पे लिखिएगा एक्स वेरिएबल है, वेरिएबल है, और ए बी सी आर क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। दोनों बातें याद रखिएगा। देखो एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है 2x²। पहले देखो यहाँ पे x² है, पावर 2 है, तो ये तो हो गया बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे a, ध्यान सुना, x² का साइड में जो भी होगा, क्या बोला? x² का साइड में जो भी होगा वो a होगा, और x का साइड में जो होगा वो b होगा, और जो x का पावर कुछ भी नहीं होगा वो कांस्टेंट होगा, वो 3 होगा। मतलब यहाँ पे 3 दिया है, वी कैन राइट दिस एज। इसको सॉल्व करने का देखो यहाँ पे, क्योंकि x² है, 2 है, तो इसका 2 सॉल्यूशन आएगा। x का 2 सॉल्यूशन, एक x1 आएगा और x2 आएगा, 2 सॉल्यूशन आएगा। और सॉल्यूशन निकालने का आइडिया है -b प्लस b² माइनस 4ac पूरा का बाई 2a, और इसका रूट अंडर लिखिएगा। ओके। और अगर x2 निकालना है आपको तो -b माइनस रखिएगा b² माइनस 4ac बाई 2a रखिएगा, और उसका क्या होगा? रूट अंडर। ए बी सी तो पता होगा, पुट कर दीजिएगा, 2 वैल्यू निकल जाएगा। समझ में आएगा? आगे बढ़े तो क्या लिखा है? जस्ट प्लग द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x1 एंड क्या होगा? x2। समझ में आएगा? वी लुक एट दिस मेथड टू मोर डिटेल नाउ। नाउ हियर सम एग्जांपल देखो अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्लस एंड माइनस लगा रहेगा, एक के x1 के लिए प्लस लगा रहेगा, ओके, और x2 के लिए क्या होगा? माइनस के लिए। ये देखो यहाँ पे ये इसको बोलेंगे x1 और इसको x2। देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे बाई 2 है, बाई है, डिवाइड है, यहाँ पे डिवाइड का साइन है। ओके, डिवाइड का साइन है, वहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, जो मैं लिखा है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाय कितना लिखा? 2a, और इसका क्या लिखा? रूट अंडर। ये जो b² माइनस 4ac है बच्चों, b² माइनस 4ac, इसी को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलोगे इसको? डिस्क्रिमिनेंट बोलोगे। b² माइनस 4ac को बोलोगे डिस्क्रिमिनेंट। देखो यहाँ पे बड़ा अक्षर में पूरा लिखा है b² माइनस 4 इन द फॉर्मूला इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। समझ में आएगा? अब देखो डिस्क्रिमिनेंट का पोर्शन क्या क्या हो सकता है, ध्यान से। अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 हुआ, b² माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 होता है तो क्या होगा? ये वाला पोर्शन अगर 0 होगा बच्चों, तो यानी x1 जो होगा वो x2 होगा, यानी दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। इन दोनों को रूट्स भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? रूट्स भी बोलते हैं, या जीरोज भी बोलते हैं, जीरोज भी बोलते हैं। तो एग्जामिनर आपको रूट्स बोलेगा या तो जीरो बोलेगा।
या तो बोलेगा अल्फा निकालो या तो बीटा निकालो। समझ में आया? तीन चीजें बोलेगा, रूट्स निकालो, जीरोस निकालो या तो अल्फा बीटा निकालो। ध्यान समझ में आया? तो पहला केस में क्या हो गया, अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है तो दो वैल्यू जो आएंगे वो क्या होगा, यहाँ पे देखो ये वाला केस देखो, व्हेन इट इज जीरो बोथ वी गेट वन द रियल सॉल्यूशन एंड द सेम। आंसर क्या होगा, अल्फा जितना होगा बच्चों बीटा भी उतना होगा। याद रखिएगा कौन सा केस में, जब जीरो होगा। नेक्स्ट केस क्या है, अगर अगर बीस, दूसरा केस बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बच्चों पॉजिटिव होता है, ये वाला पोर्शन अगर पॉजिटिव होता है, यानी रूट के अंदर पॉजिटिव तो होगा, यानी x1 एक वैल्यू आएगा और x2 भी एक डिफरेंट वैल्यू आएगा, दोनों रियल वैल्यू आएंगे। यानी अगर पहला वाला देखो, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर पॉजिटिव आता है तो दो रियल वैल्यू हमें मिलेंगे, x1 और x2 दोनों मिलेंगे। और अगर अंदर वाला माइनस हुआ, जैसे केस 3 बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव हुआ, अगर नेगेटिव हुआ बच्चों तो रूट के अंदर नेगेटिव मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया। समझ में आया ना? तो व्हेन इट इज नेगेटिव, डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, इट विल बिकम ए वेरी कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखो, एक एग्जांपल के सहारे में तुम्हें समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है 5x² 6x और 1। मैं क्या बोला था, एक्स स्क्वायर का साइड में जो होगा वो a होगा, यानी a हो गया 5, x का साइड में जो होगा वो होगा b, और जिसके पास x नहीं होगा वो क्या होगा c कितना है 1। या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला से इसको सॉल्व करने का, तीन प्रोसीजर है। पहला हो गया फॉर्मूला से, दूसरा हो गया मिडिल टर्म को ब्रेक करना। मिडिल टर्म को क्या करना है, मिडिल टर्म को ब्रेक करो बच्चों, मिडिल टर्म को ब्रेक कर देना। तो पहले हम लोग फॉर्मूला के सहारे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, देखो ठीक है। x1 पहले निकालते हैं, माइनस बी मतलब -6 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 a कितना है 5 और c कितना है 1, उसका कितना है रूट अंडर, बाई कितना है बच्चों बाई 2a, बाई कितना 2 इंटू ए कितना 5। चलो इसको सॉल्व करते हैं, -6 प्लस माइनस मतलब x1 और x2 में दे रहा हूँ, ओके माइनस भी लिख दिया, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 5 चौक 20 का रूट अंडर बाई 10। तो ये हो गया -6 प्लस माइनस 36 से अगर 20 लेंगे माइनस करेंगे तो हो जाएगा बच्चों 16 तो -6 प्लस माइनस 4/10। तो इसका दो सॉल्यूशन आएगा, दो सॉल्यूशन आएगा। पहला x1 जो होगा -6 प्लस 4/10 यानी कितना होगा -2/10 बच्चों -0.2 एक आंसर आएगा। दूसरा आएगा x2 आएगा -6 -4/10 यानी -10/10 कितना हो गया -1। अगर काटोगे तो दो आंसर हमें मिला, पहला हो गया -0.2, दूसरा आया -1। ये तो हो गया फॉर्मूला बेस पे। कैसे हो गया, फॉर्मूला बेस पे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पे हम लोग इसको सॉल्व किया। अगर मैं मिडिल टर्म से ब्रेक करता है, ध्यान से सुनना, देखो मिडिल टर्म से कैसे सॉल्व करते हैं। पहले ये जो 5 है ए को सी के साथ मल्टीप्लाई कर देना, मतलब मैं कह रहा हूँ कि 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना तो 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या, बी कितना है 6 है, और इस 6 को ऐसे ब्रेक करना, इस मिडिल टर्म है ना, इसको ऐसे ब्रेक करना कि मल्टीप्लाई करने से 5 होता हो, मल्टीप्लाई करने से कितना होता हो 5 होता हो, ये वाला मल्टीप्लाई करने से 5 होता हो और जोड़ने से बच्चों 6 होता है, मतलब बी होता हो। समझ में आया? तो क्या होगा 5 होगा और 1 होगा। देखो दोनों को अगर जोड़ेंगे ना
तो आंसर क्या होगा 6, और दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा आंसर, तो 5, यानी 5 और 1। तो इसको मैं इस तरह का लिखूंगा, 5x² प्लस 5x प्लस x कितना हो गया 6x बन गया, प्लस 1 = 0, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो रहा। अब ध्यान से सुनना, 5 अगर कॉमन जाएगा बच्चों, सॉरी 5 तो कॉमन नहीं जाएगा, कितना कॉमन जाएगा 5x कॉमन जाएगा, 5x कॉमन जाएगा तो x प्लस कितना बचेगा 1, और इस दोनों में से कॉमन जाएगा 1 तो बचेगा x प्लस 1 = 0। अब दोनों में से क्या कॉमन जा रहा है, x प्लस 1 कॉमन जाएगा, और क्या बचेगा 5x प्लस 1 = 0। अब इसका मतलब ध्यान से सुनना, या तो दो चीज मल्टीप्लाई से 0 बन रहा है, या तो ए वाला 0 हो, x प्लस 1 0 हो, या तो 5x प्लस 1 0 हो। अगर ये ऊपर वाला 0 हुआ तो x कितना हो गया -1, और ए वाला 0 हुआ तो 5x इक्वल टू कितना हो गया -1, x इक्वल टू कितना हो गया -1/5, जो कि आएगा -0.2। ये कौन सा फॉर्मूला से किया, मिडिल टर्म ब्रेक से, मिडिल टर्म ब्रेक से। इस तरह का बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, समझ में आया। नेक्स्ट देखो और एक, ये तो मैंने डिस्क्रिमिनेंट बता दिया, दो पॉजिटिव आएगा तो दो सॉल्यूशन आएगा, जीरो होगा तो सेम होगा, नेगेटिव होगा तो बहुत कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन होगा। इसको देखो सॉल्व करेंगे, इसको भी दो प्रोसेस से करेंगे। देखो पहला, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो तो आ जाएगा डायरेक्ट, मैं फॉर्मूला से पहले सॉल्व कर रहा हूँ। x1, x2 दोनों एक साथ निकाल रहा हूँ, माइनस बी मतलब कितना है 5 है, पहले a यहाँ पे कितना है 3, b कितना है -5, c कितना है बच्चों 2 है। तो माइनस माइनस 5, समझ में आया, प्लस माइनस b² मतलब -5 का स्क्वायर, -4 a कितना है 3, c कितना है 2, बाई कितना 2 है 2 × 3, और इसका क्या है बच्चों रूट अंडर। अब देखो सॉल्व करेंगे, a 5 हो गया, प्लस माइनस 25 -24, 4 तिया 12 दूना 24, बाय आएगा 6, तो ये हो गया 5 प्लस माइनस 1 का रूट अंडर बाई 6, यानी 5 प्लस माइनस 1/6। तो जब x1 निकालने जाओगे ना, 5 प्लस 1/6 मतलब कितना 1 आएगा आंसर पहला। x2 जब निकालोगे 5 माइनस 1/6 तो 4/6, यानी कितना आएगा 2 दूना 4 2 तिया 6 मतलब 2/3 होगा। और अगर मिडिल टर्म से ब्रेक से, आपको मैंने इसको होमवर्क दिया, मिडिल टर्म से करना, मिड टर्म को ब्रेक करना, मिड टर्म को पहले सॉल्व करके देखो, देखो आंसर देखना 2/3 आ रहा होगा, और एक क्या आ रहा होगा 1 आ रहा होगा, खुद से सॉल्व करके देखना। सिमिलरली ये भी दिया है, इसको भी खुद से सॉल्व करना। ओके, इसका अगर आंसर हम लोग बोले, इसको पहले सिंपल फॉर्म में बना दीजिएगा, x² प्लस 4x -32, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। यहाँ पे a कितना है बच्चों 1, क्योंकि x का साइड x² का साइड में 1 है, b कितना है 4, c कितना है -32। अब डायरेक्ट फॉर्मूला पे पुट करना, समझ में आया। इसको देखो, यहाँ पे a कितना है 5, b कितना है बच्चों 3, और c कितना है -25, समझ में आया। अब यहाँ पे 2x² है, ये कुछ ये 1 छोड़ो, 2x² है, मतलब a कितना है 2 दिया है, b कितना दिया है 6 दिया है, c कितना दिया है -25 दिया है। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो गया। नाउ पढ़ते हैं फैक्टोरियल नोटेशन, जो थर्ड में था, फैक्टोरियल नोटेशन। अब देखते हैं फैक्टोरियल नोटेशन क्या है। मैथमेटिक में फैक्टोरियल इज ए सिंपल थिंग, फैक्टोरियल जस्ट इट इज ए प्रोडक्ट, एक्सक्लामेशन मार्क, ऐसे एक्सक्लामेशन मार्क से हम लोग फैक्टोरियल को दिखाएंगे, जैसे 5 फैक्टोरियल,
10 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, बस इतना ही लिखेंगे। और 1 लिखो चाहे ना लिखो, बात एक है। यानी 5 से जितना भी नीचे नेचुरल नंबर होंगे उसके साथ क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। समझ में आया, मल्टीप्लाई कर देंगे। नेचुरल नंबर विथ ऑल नेचुरल नंबर दैट आर लेस देन 8, जितना भी उससे छोटा नंबर होगा, जैसे मैं 10 का लिखूंगा, 10 तो होगा, फिर 9 होगा, फिर 8 होगा, फिर कितना होगा, 7 6 5 4 3 एंड 2। इसको बोलते हैं फैक्टोरियल नोटेशन। अब देखो, फैक्टोरियल नोटेशन पॉजिटिव इंटीजर से n होता है, दैट विल बी स्मॉलर देन इक्विवेलेंट नॉन इज। आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट है। फैक्टोरियल फॉर्मूला n का नोटेशन, पहले जैसे मैं लिखा 5 का फैक्टोरियल, तो पहले क्या लिखा आप लोग, 5 लिखा, फिर 5 से एक माइनस किया तो क्या लिखा, 4 लिखा, फिर क्या, 5 से 2 माइनस किया तो 3 लिखा, फिर इंटू, फिर कितना 3 माइनस करना, 5 से 3 जाएगा तो 2, नेक्स्ट कितना, इसी तरह आएगा 1, बस एंड। यानी ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, माइनस करते जाना। मैं 5 को इस तरह का भी तो लिख सकता हूँ, 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब फिर फैक्टोरियल लगा मतलब उससे कम वाला होगा, समझ में आया ना। ओके, जीरो का फैक्टोरियल 1 होता है, जीरो का फैक्टोरियल कितना होता है, 1, याद रखिएगा। समझ में आया, जीरो का फैक्टोरियल कितना होगा, 1 होगा। जैसे 1 का फैक्टोरियल कितना हुआ 1, 2 का फैक्टोरियल ये वाला हुआ, 3 का फैक्टोरियल, पूरा 10 तक याद रख लीजिएगा। 10 का वैल्यू ये होता है, 9 का वैल्यू ये होता है, 8 का, 7 का, मिनिमम तो 6 तक होना चाहिए आपको याद। जैसे जीरो का फैक्टोरियल अगर मैं बोलूँगा कि कैसे हुआ जीरो फैक्टोरियल, 1 कैसे हुआ, ध्यान से समझो। अगर मैं बोलूँगा कि 1 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि 1 इंटू 1 इस तरह का होगा। समझ में आया। अब इसको देखो नेक्स्ट क्या हो सकता है। अब 1 रखा इधर, -1 अगर करूँगा फैक्टोरियल, जीरो होगा। ओके, जीरो फैक्टोरियल, और यहाँ पे कितना होगा, जीरो, सॉरी 1 होगा। कितनी बातें होगा मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा मान लो यहाँ पे इसको देखो, यहाँ से मैं समझा रहा हूँ, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या होगा, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। इससे समझो तो n माइनस 1 फैक्टोरियल क्या होगा, बोलो जल्दी, n फैक्टोरियल बाई n होगा, है कि नहीं। अब अगर मैं n को 1 मानूंगा और इसको मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा, तो क्या होगा, 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल, n को कितना माने हो, 1 फैक्टोरियल, और n कितना है 1, 1 का फैक्टोरियल तो 1 होगा और इसका भी 1 होगा, यानी इसका कितना है 1, और 1 से 1 आएगा तो 0 फैक्टोरियल। इसी तरह इसको पूरा डिराइव किया गया है, याद रखिएगा। चलो 6 तक तो होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है एक न्यू टर्म, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्यों पढ़ते हैं, ये हमें फॉर्मूला बनाने में पूरा मदद करता है। ए प्लस बी इज कॉल्ड बाइनोमियल। ओके, मतलब एक्सप्रेशन को ए प्लस बी फॉर्म में लिखा रहेगा, ए प्लस बी का पावर लिखा रहेगा। जैसे ए प्लस बी को हम लोग क्या लिखते हैं, इसका पावर 2, तो ये हो गया बाइनोमियल एक्सपांशन। इसको सॉल्व करने का एक आइडिया है, देखो ध्यान से, ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा बच्चों, पहला जब 1 हो। जैसे मैं लिखा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर मैंने लिखा, इसका डायरेक्ट आप फॉर्मूला पुट करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ में आया कि नहीं। फिर से देखो, अगर मैं लिखूंगा ए स्क्वायर होगा प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा, तो इसको 1
प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। आया कि नहीं? ऐसे ही तो होता है। बट बाइनोमियल थ्योरम से कैसे सॉल्व होगा, ध्यान सुनना। ये वाला फॉर्मूला पहले याद रखना पूरा। पहले 1 होगा, फिर पावर जितना होगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा अंदर वाला के साथ, समझ में आया? फिर n को n-1 के साथ कीजिएगा, ये प्रोसेस चलेगा। मैं देखो इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 1 और x का पावर n लिखा है, मान लो n के बदले मान लो बच्चों 2 है। कितना है? 2 है। तो n कितना है? n 2 है। अब डायरेक्ट इसी फॉर्मूला में मैं पुट कर रहा हूँ। पहले 1 को रखना, फिर nx मतलब 2 इंटू एक्स प्लस, देखो n इंटू एन माइनस 2 इंटू 2 माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल। सिमिलरली फिर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1 2 माइनस 2 एक्स क्यू बाई होगा 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। समझ में आया? फॉर्मूला से कर रहा हूँ। 1 प्लस 2x होगा, इसको अगर सॉल्यूशन करोगे तो 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का 2 आएगा तो कट जाएगा, 2 माइनस 1 मतलब एक्स स्क्वायर आएगा प्लस यहाँ पे देखो ए वाला पोर्शन जीरो है, 2 माइनस 2 जीरो, तो पूरा क्या हो गया? पूरा वाला पोर्शन क्या हो गया बच्चों? जीरो, यानी पूरा वाला पोर्शन आ गया। देखो ये वाला फॉर्मूला इसके साथ इक्वल है कि नहीं? 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, यानी हर जैसे मैं बोलूँगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 3 निकालो तो आराम से ये वाला फॉर्मूला से पुट होगा। यहाँ पे n कितना है? 3। जैसे मैं बोलूँगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 10 निकालो। अब देखो 2 था तो आसान से निकाल दिया, अगर 10 होगा तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे n 10 है। तब क्या होगा? बाइनोमियल एक्सपांशन या बाइनोमियल थ्योरम काम देगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग 1 बाई 1 पूरा याद करना, ये तो जरूरी है। मैथ में भी आप लोग को काम देगा ये सारी चीज। ओके, नेक्स्ट देखो, बाकी पहले 1 होनी चाहिए। ये सारे फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, याद रखिएगा, बट प्रैक्टिस कीजिए। देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ध्यान सुनो। ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, देखो मान लो दिया है क्वेश्चन की, ये लिखा है, कितना लिखा है? 10,002 लिखा है। ओके, उसका पावर कितना? 1/4। आप टू 3 डेसिमल प्लेस तक आपको आंसर देना है। पहले इसको ठीक किए, इसको इस तरह का लिख सकते हैं 10,000 प्लस 2। ओके, और उसका पावर कितना लिखे हम लोग? 1। इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि नहीं, पहले बोलो। सही है। अब देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे ब्रेक कर दिया। पहले 10,000 बाहर लेके आ गया, उसका पावर 1/4, अंदर में मैंने रखा 1 प्लस 2, और यहाँ पे रखा कितना? 10,000 रखा। ओके, और उसका पावर मैंने क्या रखा? 1/4। इसको अगर ए वाला पोर्शन को अगर मल्टीप्लाई करोगे ना, देखोगे ए वाला आएगा, ऊपर वाला आएगा। फिर देखो 10,000 का पावर 1/4, मैं इसको लिख सकता हूँ 10 का पावर 4 का 1/4, ऐसे होगा। तो 4 से 4 मर जाएगा तो क्या बचेगा? 10, और यहाँ पे 1 है, और 2/10,000 मतलब ये वाला हो गया, उसका पावर 1/4। अब 10 बाहर में रहा। अब इसका देखो, इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन किया, वो वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला से, पहला फॉर्मूला तो दिखाया था ना, ये वाला फॉर्मूला पुट किया। मतलब यहाँ पे n देखो 1 प्लस एक्स है, 1 करके अगर रहा तो फॉर्मूला पुट होगा। देखो यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 1 है, और a है x, और a 1/4 है, कितना? n। तो पहले क्या था? 1 रखना, फिर क्या था? nx। पहले 1 था बच्चों, फिर क्या था? nx, फिर क्या था? फिर प्लस होके ऐसा था, फिर प्लस होके n इंटू था n-1, ऐसे था, बाई यहाँ पे कितना था? 2 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल। देखो इसको लिखा, फिर इस तरह कंटिन्यू आगे चलेगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? 10, 1 रहा, 1/4, इसको। अब देखो बोलोगे बाकी वाला पोर्शन कितना गया, ध्यान सुनो। इसका वैल्यू जो होगा, ये जो मैं एरो दिया यहाँ पे, ये देखो ब्लू मार्क्स में जो एरो दिया 0.0002, इसका स्क्वायर अगर करोगे ना, नियरली इक्वल टू आएगा बच्चों 0। कैलकुलेटर में करके देखिएगा, नियरली इक्वल टू 0, यानी इसका आगे वाला जितना भी पोर्शन होगा 0 ही आएगा। तो ये वाला पोर्शन पूरा हो जाएगा 0, इसलिए मैं आगे वाला पोर्शन को ना लिख के ओनली यहाँ तक लिखा, ओनली यहाँ तक लिखा। तब रहा 10,
इंटू 1 रहा और इसको सॉल्व, ये वाला पोर्शन को सॉल्व करोगे तो आएगा 0.0005। तो इसको फिर ऐड कर देना, आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग कौन सा प्रोसेस से किया, बाइनोमियल एक्सपांशन से। ये आप लोग जब मैथ में पढ़ोगे क्लास 11 में तब समझ में आएगा, फिजिक्स में थोड़ा कभी कभार में भी यूज होगा। अब देखो किसी भी फॉर्मूला लिखने का आइडिया, अगर मान लो x प्लस वाई का 0 लिखा है तो एक टर्म आएगा, क्योंकि इसका तो आंसर आएगा 1 आएगा ना बच्चों। अगर मैं x प्लस वाई लिखा तो x का पावर भी 1, y का पावर भी 1 और यहाँ पे 1 1, इसको तो ऐसे भी होगा ना, x प्लस वाई मतलब यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो 1 1। अगर मैं लिखूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, मैं इसको लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो ये क्या बना, इसका साइड में 1 है, इसका साइड में कितना है 2 है और इसका साइड में कितना है 1 है, तो 1 2 1। अगर मैं लिखूंगा a प्लस बी का होल क्यूब, तो मैं लिखूंगा ए क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3 ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब। मैं इसको लूँगा x का 1, ए हो गया 3, ए बी हो गया 3 और ए बी हो गया 1। देखो 1 3 3 1, 1 3 3 1। जब 3 हो रहा है यहाँ पे चार टर्म आ रहे हैं, यहाँ पे जब 4 टर्म है तो यहाँ पे 5 टर्म, यहाँ पे जब 5 टर्म तो यहाँ पे 6 टर्म। इस तरह का ट्रायंगल मेथड से बनेगा, इसीलिए इसको पास्कल ट्रायंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पास्कल ट्रायंगल बोला जाता है। इस तरह का आप लोग निकाल सकते हो। मैं अगर बोलूँगा x प्लस वाई का पावर 10 निकालो, तो आप लोग क्या x प्लस वाई, फिर क्या करोगे x प्लस वाई, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर x प्लस वाई का पावर यहाँ पे कितना होगा 8। पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर इसके साथ, बहुत लंबा टाइम, करीब 1.5-2 घंटा लगेगा सॉल्व करने में। तो इसको सॉल्व कर देना आसान प्रोसेस से। देखो x प्लस वाई का पावर 4, x 4 आएगा, फिर एक बार x से एक माइनस कर देना, x क्यू होगा, फिर एक्स स्क्वायर आएगा, फिर और एक x आएगा, फिर दूसरा में नहीं होगा। तो पहला वाले में y नहीं है तो दूसरा से y स्टार्ट होता है, फिर वाई स्क्वायर होता है, फिर वाई क्यू होता है, फिर वाई फोर होगा। यानी हर बार यहाँ पे देखो x का पावर 4 है, यहाँ पे x का पावर 3 और y का पावर 1, यहाँ पे भी कितना है 4 टर्म है, यहाँ पे भी 4 टर्म है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। इस तरह 4 है तो 4 टर्म होगा। और इसका नंबरिंग कैसे, 1 होगा, कोमा 4 होगा, कोमा 6 होगा और 4 होगा और 1 होगा। देखो ये वाला ए 1 2 3 4, ये वाला देखो, ये वाला, इसको याद रखना, ये वाला समझ में आया, इसको बोल देंगे पास्कल ट्रायंगल। नाउ आते हैं ट्रिगोनोमेट्री पे आते हैं बच्चों। ट्रिगोनोमेट्री, पहले देखो ट्रिगोनोमेट्री मतलब ट्री मतलब 3, ट्री मतलब 3 और गोनोमेट्री में ना, गोनोमेट्री मतलब मेजर करेंगे, मेट्री मतलब मेजर इन मीटर। तो 3 जो साइड होगा, ट्रिगोनोमेट्री 3 साइड होगा, 3 साइड होगा और 3 क्या होगा, एंगल होगा। इसको पूरा डिटेल हम लोग मेजर करेंगे, समझ में आया ना। तो पहले जानते हैं व्हाट इज एंगल, व्हाट इज एंगल। तो जब दो यहाँ पे एरो एक पॉइंट पे मिलते हैं, एक पॉइंट पे मिलेंगे, तो ये इसको बोलेंगे एंगल। दो जब पॉइंट, देखो ध्यान से, इस एरो का इसको बोलोगे हेड और इसको क्या बोलोगे टेल। टेल टू टेल मिलेगा तभी एंगल बनेगा। अगर मैं ऐसे दिखाया और दूसरा को मैं ऐसे दिखाया तो इसको एंगल नहीं बोलोगे, क्योंकि यहाँ पे टेल टू टेल मिला नहीं है। एंगल बनने के लिए क्या ज़रूरत होता है, टेल टू टेल मिलाओ, टेल टू टेल, या तो हेड टू हेड मिलाओ। समझ में आया ना, यानी यहाँ पे टेल टू टेल मिला है तो यहाँ पे ये थीटा एंगल बनेंगे। समझ में आया। और इसका यूनिट होता है डिग्री, किससे दिखाते हो, डिग्री, जैसे 40 डिग्री हो गया। समझ में आया ना। ओके, पार्ट्स ऑफ एंगल, देखो एंगल का 4 पार्ट होता है। पहला, इसको हम जब बेस को बोलोगे इसको बोलोगे आर्म, इसको तो बोलोगे एंगल, ठीक है। इस साइड को भी बोलोगे एंगल, समझ में आया। और इसको जो ओरिजिन होगा वो लिखे, उसको बोलोगे वर्टेक्स। क्या बोलोगे बच्चों, वर्टेक्स। अब ध्यान से सुनना है, टाइप ऑफ एंगल, क्या बोलेंगे, टाइप ऑफ एंगल। एंगल क्लासिफाइड इंटू ऑन द बेसिस ऑफ दियर मेजरमेंट, मेजरमेंट को लेके देखो, ज़्यादा से ज़्यादा एंगल होगा एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल मतलब
90 से लेस होगा। क्या होगा? 90 से बच्चों थीटा क्या होगा? लेस होगा। राइट एंगल मतलब पूरा एग्जैक्ट 90 डिग्री। ऑब्टूस एंगल मतलब क्या बोलेंगे? 90 से ज़्यादा होगा थीटा, 90 से ज़्यादा ऑब्टूस एंगल। स्ट्रेट एंगल कितना होगा? पूरा एग्जैक्ट 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा? रिफ्लेक्स एंगल बोलोगे 180 से ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा? 180 से ज़्यादा होगा, 180 से ज़्यादा थीटा होगा। और इसको बोल दो थीटा, और यहाँ पे भी एग्जैक्ट 90 थीटा। कंप्लीट एंगल मतलब बच्चों 360। अगर आप पूरा सर्कल में पूरा रोटेशन करके आएंगे ना, एक बार घूम के, तो आप कितना डिग्री घूम के आए? 360 डिग्री घूम के आए। क्या इतनी बातें क्लियर हुआ? ध्यान सुनो। मैं लिखूंगा 60 एंगल तो ये हो जाएगा एक्यूट एंगल। मैं अगर लिखूंगा 120 एंगल तो ये हो जाएगा ऑब्टूस एंगल। मैं अगर लिखूंगा 210 एंगल तो 180 से ज़्यादा मतलब रिफ्लेक्स एंगल। और कंप्लीट एंगल होता है 360। यहाँ पे देखो पूरा दिया गया एक्यूट एंगल, राइट एंगल कैसे होता है, ऑब्टूस एंगल, ये बोलेंगे स्ट्रेट एंगल, इसको बोलोगे रिफ्लेक्स एंगल, और इसको बोलोगे कंप्लीट एंगल कितना डिग्री? 360। ना मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, यहाँ पे अगर ऊपर तरफ आप जाते हो ना तो एंगल को पॉजिटिव बोलोगे। क्या बोलोगे? एंगल को पॉजिटिव बोलोगे। अगर आप नीचे जाते हो, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस से अगर नीचे जाते हो तो थीटा क्या होगा मेरा? पॉजिटिव होगा। और सॉरी, यहाँ पे थीटा पॉजिटिव, और इस केस में थीटा क्या होगा बच्चा? नेगेटिव होगा। देखो यहाँ पे जैसे टर्मिनल साइड ऊपर तरफ है तो थीटा यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पर यहाँ पे थीटा क्या होगा? क्योंकि टर्मिनल नीचे है तो यहाँ पे माइनस थीटा होगा, मतलब नेगेटिव होगा एंगल टू। समझ में आ गया? ओके। नाउ देखो रेडियन टू डिग्री। देखो एंगल को, थीटा को मेजर करने के लिए दो प्रोसेस है। पहला हो गया डिग्री, डिग्री या तो रेडियन से मापो, रेडियन से। ये दो मेथड से। डिग्री को आप ऐसे लगाते हो, रेडियन को आप सी लगा देना बस ऊपर में। जैसे पाई/2 रेडियन, पाई/2 रेडियन। अब ध्यान सुनना, मैं यहाँ पे तुम्हें समझा रहा हूँ डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन। देखो 360 डिग्री जो होता है ना वो 2 पाई रेडियन होता है। कितना रेडियन होता है? 2 पाई रेडियन। तो पाई रेडियन इक्वल टू कितना होगा बच्चों? 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो 180 डिग्री होगा। और अगर मैं बोलूँगा पाई/2 रेडियन कितना होगा तो बोलोगे 90 डिग्री होगा। बस ये तीन बातें याद रखो। या तो अगर तीन नहीं हो रहा है तो पाई इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, इसको इम्पोर्टेंट याद रखो। समझ में आया? यहाँ पे लिखा गया है पूरा एक रेडियन कितना होता है। यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँगा एक रेडियन कितना होगा? एक रेडियन होगा 180 डिग्री बाई पाई, ये होगा डिग्री में। अगर मैं बोलूँगा एक डिग्री कितना रेडियन होगा? एक डिग्री तो बोलना पाई/180 रेडियन, सी रेडियन। समझ में आया? तो अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। देखो इसको पहले सॉल्व करता हूँ मैं। यहाँ पे पाई/4 रेडियंस कितना होगा? पाई/4 रेडियन कितना होगा? ये रेडियन दिया है। आप इस तरह का लिख सकते हो, या तो इसको लिखने का आइडिया है पाई/4 का पावर लिख दो सी, मतलब रेडियन। अब ध्यान से समझना, पाई रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री? 180 डिग्री। एक डिग्री इक्वल टू कितना होगा बच्चों? सॉरी, एक रेडियन कितना होगा? एक रेडियन कितना होगा? 180 डिग्री बाई पाई, यही होगा। तो पाई/4 रेडियन कितना होगा? यानी 180 डिग्री बाई पाई इंटू पाई/4। अगर इससे ये काटोगे और 4 से काटोगे तो आंसर आएगा 45 डिग्री। कितना आएगा? 45। ये देखो आंसर आ गया मेरा 45। अब थोड़ा देखते हैं उसी तरह 9 पाई। तो हमें तो समझ में आ गया कि एक रेडियन जो होता है, एक रेडियन जो होता है 180 डिग्री बाई पाई होता है। तो बोला यहाँ पे 9 पाई/5 कितना होगा? तो 180 बाई पाई इंटू 9 पाई
बाई 5, अगर इससे इसको काटोगे तो 5 से काटोगे अगर, ये तो आएगा 5 तिया 15, 5 चौक 20, और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 34 इंटू 9 आएगा 324 डिग्री। समझ में आया क्या? इसी तरह नेक्स्ट 3 रेडियन कितना होगा? एक रेडियन कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री बाई पाई। तो 3 रेडियन कितना होगा? 180 बाई पाई इंटू 3, जो कि होगा 540, क्योंकि 18 तिया 54 और यहाँ पे पाई। पाई का वैल्यू अगर आप 180 या 22/7 पुट करोगे नियरली इक्वल टू आएगा 171.89 डिग्री, अगर डिवाइड करके देखना। ओके, सिमिलरली फिर यहाँ पे बहुत सारा एंगल है, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। एक तो डिग्री टू कन्वर्ट करते हैं। ओके, रेडियन 30 डिग्री को, अब देखो 30 डिग्री कितना रेडियन होगा? हमको पता है 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है? पाई बाई 180 रेडियन। और ध्यान सुनना, 30 डिग्री इक्वल टू कितना होगा बच्चों? पाई बाई 180 इंटू 30, अगर इससे काटोगे तो आएगा पाई बाई 6 रेडियन। समझ में आया? मैं अगर लिखूंगा, सॉरी इसको रेडियन लिखो सी, मैं अगर लिखूंगा 45 को, 45 डिग्री, अभी 45 को कितना होगा? पाई बाई 180 इंटू 45, अगर काटोगे आएगा पाई बाई 4। समझ में आया? अगर मैं लिखूंगा 60 को, तो यहाँ पे पाई बाई 180 इंटू 60 कर दो, 60 से काटोगे तो 1 पाई बाई 3 आएगा। अगर 90 पुट करूँगा 90 डिग्री कितना होगा? पाई बाई 180 इंटू हो गया 90, 90 से काटोगे तो कितना आएगा? पाई बाई 2। अब 30 डिग्री को लिखेंगे पाई बाई 6, 45 को लिखोगे पाई बाई 4, 60 को लिखोगे पाई बाई 3, 90 को लिखोगे बच्चों पाई बाई 2। सिमिलरली और भी बहुत सारे डिग्री है। ये था डिग्री टू किसमें? डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन। समझ में आया? डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री। समझ में आया? ये दो बातें याद रखिएगा। इनका अगर फॉर्मूला लिखोगे तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना आएगा? 1 डिग्री कितना रेडियन है? यानी पाई बाई 180। ओके, 1 डिग्री इक्वल टू इतना रेडियन। और अगर मैं बोलूँगा कि 1 रेडियन इक्वल टू कितना होगा, तो आप बोलोगे 180 बाई पाई, इतना डिग्री होगा। समझ में आया? दो फॉर्मूला याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, ट्रिगोनोमेट्री आ जाते हैं। ट्रिगोनोमेट्री देखो बच्चों, ट्रिगो है, ट्रिगो यहाँ से स्टार्ट होता है ट्रिगोनोमेट्री। देखो, अगर मैं एक्स और वाई एक्सिस को मैं बनाऊं, देखो यहाँ पे मैं कहाँ दिखाऊं तो आपको थोड़ा सा यहाँ बीच में बना रहा हूँ। अगर मैं इसको बोला कि ये है मेरा वाई एक्सिस और इसको मैंने बोला कि ये मेरा कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे पहला क्वाड्रेंट ये होगा, दूसरा क्वाड्रेंट ये होगा, ये वाला होगा तीसरा क्वाड्रेंट, और ये होगा चौथा क्वाड्रेंट। देखो ध्यान से, एक्स एक्सिस का इधर होता है पॉजिटिव, इधर होता है नेगेटिव। वाई एक्सिस का ऊपर तरफ होता है पॉजिटिव और नीचे होता है बच्चों नेगेटिव। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हुआ और क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव हुआ, ए भी नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। इसमें आएगा पॉजिटिव हुआ और एक तो नेगेटिव हुआ। इतनी बातें, 4 बातें याद रखना, जो कि पहला क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सारी बातें याद रखना। ना कुछ ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला जो कि 10th में पढ़े हुए हो। पहले देखो, टेन थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा उसका उल्टा हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। सेक ये कॉसेक थीटा है, ये कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा। ओके, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, और थर्ड पे है
कोसेक COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर, इसको CSC भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट याद रखिएगा टेन थीटा कोट थीटा 1 होता है, जैसे मैं लिखूंगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है, और लिखेंगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है। इस तरह का याद रखिएगा, ये भी है फॉर्मूला। नेक्स्ट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको याद रखें 1 प्लस कॉस स्क्वायर, ये सारी बातें याद रख लीजिएगा फॉर्मूला। ओके, नाउ साइंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। साइंस क्या होगा देखो ध्यान से, ये बात करें हम लोग पहला क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट था, पहला वाला क्वाड्रेंट, पहले में एक्स क्या होता था पॉजिटिव, एक्स क्या होता था मेरा पॉजिटिव, और वाई भी क्या होता था पॉजिटिव। तो ध्यान से सुनना, टी रेशियो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, पहले देखो साइन थीटा कॉस थीटा और होता है टैन थीटा, इसका ऑपोजिट है कोसेक थीटा सेक थीटा, टेन थीटा का क्या होता है कोट थीटा। साइन थीटा होता है बच्चों P/H, ये हो जाएगा H/P, इसको लिखेंगे B/H, ये होगा H/B, और टेन थीटा को लिखेंगे P/B, इसको लिखेंगे B/P। क्या क्लियर हुआ? ध्यान समझना, अगर मैं इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक ट्रायंगल बनाऊं, एक ट्रायंगल यहाँ पे सुंदर सा अगर मैं खींचूं, ये वाला 90 होगा, और ये वाला परपेंडिकुलर होगा, ये वाला बेस होगा, और H होगा। ओके, हम लोग जानते हैं H स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है P² प्लस B²। अब देखो यहाँ पे P हाइट है और B क्या है बेस है, यहाँ पे P भी पॉजिटिव है, B भी पॉजिटिव है, और H भी पॉजिटिव है। यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ब्लू का। P क्या है बच्चों पॉजिटिव, B क्या आया पॉजिटिव, और H क्या हुआ पॉजिटिव। पेन थोड़ा चेंज किया जाएगा, येलो, ये आया पॉजिटिव, ये भी आया पॉजिटिव, और ये भी आया पॉजिटिव। अगर साइन थीटा क्या होगा P पॉजिटिव H पॉजिटिव, मतलब साइन थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा भी पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव, कोसेक भी पॉजिटिव, सेक भी, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव। क्या हुआ ऑल टी रेशियो आर पॉजिटिव। क्या इतनी बातें याद रहा बच्चों? ऑल आर पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो कैसे आया समझ में आया क्या? नेक्स्ट देखो, ये बोल रहा सेकंड क्वाड्रेंट में, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे P तो पॉजिटिव होगा, B होगा माइनस में, B नेगेटिव होगा, H ऑलवेज पॉजिटिव होगा क्योंकि H² था ना। तो P अगर पॉजिटिव है H पॉजिटिव, यानी साइन थीटा हो गया पॉजिटिव, और उसका कोसेक थीटा पॉजिटिव, क्योंकि P और H है, बट कॉस थीटा में होता है B/H, पर यहाँ पे B तो नेगेटिव है, यानी कॉस थीटा हो जाएगा नेगेटिव, और यहाँ पे सेक थीटा आएगा बच्चों, सेक थीटा भी क्या होगा नेगेटिव। सिमिलरली वी कैन राइट एज टेन थीटा, और क्या लिखेंगे बच्चों कोट थीटा, तो ये दोनों भी नेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ पे PB आ रहा है। यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो गया साइन और कोसेक पॉजिटिव हुए, बाकी क्या हुआ सारे नेगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में। ओके, सिमिलरली थर्ड में अगर देखेंगे, यहाँ पे P नेगेटिव है, B भी नेगेटिव है, और H तो पॉजिटिव है ही। तो देखो साइन जो होगा नेगेटिव होगा, कोसेक जो होगा वो भी नेगेटिव होगा, कोस जो होगा नेगेटिव होगा, सेक जो होगा नेगेटिव होगा, पर टेन जो होगा बच्चों P/B, P भी माइनस B भी माइनस, माइनस माइनस कट गया, यानी टेन होगा मेरा पॉजिटिव, और बच्चा कॉट जो होगा कॉट वो भी पॉजिटिव होगा। यानी थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव हुआ। समझ में आया? सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देख लीजिएगा, यहाँ पे
P हो गया नेगेटिव, ओके, B हो गया पॉजिटिव और H हो गया पॉजिटिव, तो इस रेस्पेक्ट पे कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। समझ में आया? मैं एक लाइन के माध्यम से आप लोग को देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ओके। अब देखो ध्यान से, इसको मैं नाम दिया ऑरिजिन। यहाँ पे ऑल आर पॉजिटिव, ऑल टी रेशियो टी आर पॉजिटिव। यहाँ पे हो गया साइन और क्या, कोसेक। यहाँ पे हो गया टेन थीटा और कॉट। यहाँ पे हो गया बच्चों कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ पे सारे पॉजिटिव, अदर्स क्या हो गया नेगेटिव। ये बातें याद रखना। समझ में आया? आगे बढ़े क्या? चलो, यहाँ पे लिखा गया देखो, यहाँ पे है ऑल आर पॉजिटिव, साइन आर पॉजिटिव, टेन आर पॉजिटिव और यहाँ पे कोस आर पॉजिटिव। ओके, अब देखो यहाँ पे वैल्यू कुछ दिया है जो कि आप लोग याद अब रखे हो, 10th में था। साइन जीरो का वैल्यू जीरो, ओके, जीरो का वैल्यू जीरो। साइन का बातें याद रखना। साइन जो होता है, साइन का वैल्यू इंक्रीज होता है। थीटा बढ़ने से साइन का वैल्यू वैल्यू भी बढ़ता है, वैल्यू भी बढ़ता है। अगर एंगल बढ़ेगा बच्चों तो वैल्यू भी बढ़ता है। देखो 0 डिग्री पे आया मेरा जीरो, 30 पे आया 1/2 मतलब 0.5, 45 में आया √2/2। इसको हम ऐसे ना लिख के आप लोग लिखा 1/√2 लिखना, याद रखना। और इसका वैल्यू होता है 0.7 और इसका वैल्यू होता है 0.8 और इसका वैल्यू होता है 1। अगर √3/2 को, √3 का वैल्यू याद रखिएगा 1.717 और √2 का वैल्यू याद रखिएगा 1.414। काट के देखिएगा 1/1.414 तो 0.7 आएगा। यानी इससे क्लियर हुआ थीटा बढ़ने से, थीटा बढ़ने से वैल्यू भी क्या हो रहा है, थीटा 0 डिग्री से इंक्रीज हुआ 90 डिग्री, तो मेरा वैल्यू भी 0 डिग्री से लेके 0 डिग्री से लेके कहाँ तक बढ़ा बच्चों, 1 डिग्री तक हुआ। क्या इतनी बातें आप लोग को समझ में आया क्या? आगे बढ़ते हैं तब। नेक्स्ट देखो, कोस का 1 होता है, √3/2 होता है। इसको ऐसे ना लिख के क्या लिखोगे, 1/√2 लिखना। सिमिलरली 1/2, यहाँ पे याद रखिएगा कोस पे थीटा बढ़ने से वैल्यू घटता है, वैल्यू क्या होता है, घटता है। देखो पहले हो गया इसका 1, फिर धीरे 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 घट के 0 हो गया। समझ में आया? जैसे ही एंगल बढ़ता है तो 10 में सिमिलरली थीटा बढ़ने से क्या होता है, वैल्यू बढ़ता है, क्योंकि टेन थीटा जो होता है साइन थीटा बाई क्या होता है, कॉस थीटा। निकाल देना यहाँ से। ओके, तो इसको अगर मैं एक शॉर्टकट मेथड में बताऊंगा ना याद रखने का, तब ऐसे लिखिएगा। इसको पहले 1 दे दीजिएगा, 0 दे दीजिएगा, 1 दीजिएगा, 2, 3 और 4 लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे 4 से डिवाइड करना सबको, 4 से डिवाइड कर देना सबको। फिर इनके ऊपर रूट लगा देना बच्चों, इनके ऊपर रूट लगा देना। अरे इतनी बातें तो याद रख पाओगे। अब अगर मैं इसको काटूंगा 0/4 कितना होगा, 0। 1/4 मतलब कितना, 1/2। 2/4 मतलब कितना, 1/√2। √3/4 मतलब कितना, √3/4 का रूट, और ए 4 कट गया, 1 आया। देखो क्या यही वैल्यू है साइन का। अगर साइन वैल्यू निकल गया बच्चों, क्या कॉस थीटा निकाल पाओगे? क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट अंडर, यानी कॉस थीटा भी हो जाएगा। साइन कॉस थीटा हो गया तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसी तरह निकाल लोगे। फिर टेन थीटा निकल गया तो कॉट थीटा भी हो जाएगा। ओके, कॉस निकल गया तो सेक हो जाएगा, और साइन निकल गया तो कोसेक हो जाएगा। इसी तरह टेबल को भर देना। अब बस याद रखना टेन जीरो, इसका वैल्यू होता है 1/√3, इसको याद रखिएगा 1/√3, इसको रखिएगा √3। ये सब वैल्यू मेरे हिसाब से पूरा याद रख लो, तभी क्वेश्चन
तुरंत तुरंत सॉल्व होगा। अब टी रेशियो ऑफ एलाइड एंगल, ध्यान सुनो, मैं ये चार्ट को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ थोड़ा सा। इसको कहाँ किया जाए, यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे सॉल्व किया जाए। मैं अगर बोल रहा हूँ कि साइन 90 माइनस थीटा, ओके, क्या होगा, देखो गौर से समझो इसको, डिफिकल्ट है थोड़ा, समझने में मुश्किल हो सकता है। ओके, अब बच्चों ए दिया है ओरिजिन ओ, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, और ये कितना डिग्री है, 180 डिग्री है। एक लाइन यहाँ पे याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 90 डिग्री और 270 पे चेंज होगा, क्या होगा, चेंज होगा। ओके, किस में चेंज नहीं होगा, 180 डिग्री 360 डिग्री में यहाँ पे चेंज नहीं होगा, याद रखिएगा, नहीं होगा। दो बातें हो गया। नेक्स्ट बातें याद रखिएगा, साइन चेंज होके किस में होगा, कॉस, कॉस किस में होगा, साइन, टेन किस में होगा, कॉट, कॉट किस में होगा, टेन, कोसेक किस पे होगा, सेक, और सेक किसके होगा, टेन। क्या इतनी बातें बच्चों याद रह जाएगा आपको, इतनी बातें तो याद करना जरूरी भी है, ध्यान से समझ लो। ओके, ए हो गया 90 माइनस थीटा, इधर हो जाएगा 90 प्लस थीटा या 180 डिग्री माइनस थीटा, इसको लिखिएगा 180 प्लस थीटा, या लिखिएगा 270 माइनस थीटा। इस क्वाड्रेंट पे होगा 270 प्लस थीटा, या तो ये तो 360 है, 360 माइनस थीटा। बोलो इतनी बातें क्लियर हुआ क्या, 90 माइनस थीटा, देखो पहले ध्यान से, क्या 90 यहाँ पे है तो 90 पे चेंज होता है क्या, यहाँ पे लिखा हूँ 90 पे चेंज होता है, यहाँ पे देखो गौर से, 90 पे चेंज होगा तो साइन किस पे होगा, कॉस पे, हो गया क्या। और इस साइड जो होगा उसको पूरा लिख दीजिएगा, कॉस थीटा हो गया। नाउ देखो 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको देखिएगा आप, ये वाला साइन फंक्शन, ऑल आर पॉजिटिव, यहाँ पे ऑल क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो कॉस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ में आया क्या। मैं अगर लिखूंगा कॉस 90 माइनस थीटा, क्या 90 पे चेंज होगा, चेंज होगा, कॉस किस पे चेंज होगा, साइन पे, थीटा को थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा, पॉजिटिव। समझ में आया। टेन 90 माइनस थीटा करके दिखाओ, 90 माइनस थीटा, 90 पे चेंज होगा, हाँ होगा, टेन किस पे चेंज होगा, कोट थीटा पे, कौन सा क्वाड्रेंट में है, पहला क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव याद है। तो इसी तरह और जो है कॉसेक, कॉसेक 90 माइनस थीटा, ओके, सेक 90 माइनस थीटा, सॉरी 90 माइनस थीटा, सिमिलरली क्या होगा, कोट 90 माइनस थीटा। यहाँ पे चेंज होंगे, कोसेक किस पे चेंज होगा, सेक पे, सेक किस पे होगा, कोसेक पे, कोट किस पे होगा, टेन पे, और सारे क्या होंगे बच्चों, पॉजिटिव होंगे। तो क्या यहाँ पे लिखा है 90 माइनस थीटा का, यहाँ पे देखो 90 माइनस थीटा के यहाँ पे सारे पॉजिटिव हैं, कॉस, साइन, कॉट, टैन, कोसेक, सेक, सारे पॉजिटिव। अब करते हैं 90 प्लस थीटा का, यहाँ पे देखो 90 प्लस थीटा का, मैं उसको मिटा दूं क्या, नहीं, यहाँ पे 90 प्लस थीटा को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, क्या 90 पे चेंज होता है, हाँ होता है, 90 साइन किस पे होता है, कॉस थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, ये कौन सा क्वाड्रेंट में, क्या सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है, तो सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। इसको देखिएगा, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूँ, आपको करना है कॉस 90 प्लस थीटा, ध्यान से समझना, 90 पे चेंज होगा, कॉस किस पे होगा, साइन थीटा होगा, अरे होगा या नहीं,
फिर देखो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, समझ में आया। सिमिलरली देखो टेन, टेन 90 प्लस थीटा, 90 पे चेंज होगा, टेन किस पे होगा, कोट थीटा पे। क्या सेकंड क्वाड्रेंट में आया, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, टेन होता है सर नेगेटिव, तो ये हो गया नेगेटिव। तो इसी तरह जितना भी और भी है, कोसेक है 90 प्लस थीटा, निकाल लीजिएगा खुद से। फिर क्या होगा, सेक हो गया 90 प्लस थीटा, और हो गया कॉट 90 प्लस थीटा। क्या इतनी बातें क्लियर हो गया। अब देखो 180 पे लेते हैं, साइन 180 प्लस थीटा। देखो 180 प्लस थीटा क्या होगा, 180 पे चेंज होता है क्या, नहीं होगा। यहाँ पे एक मैं लाइन लिखा है वो देखो, 180 पे चेंज नहीं होता है और 360 पे, तो यहाँ पे आप लिखोगे 180 पे चेंज नहीं होगा, तो इसीलिए साइन थीटा ही रहेगा। कौन सा क्वाड्रेंट में है, क्या थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है। मैं उसी तरह लिखूंगा कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 180 पे चेंज नहीं होगा, तो कॉस थीटा को कॉस थीटा रहेगा। कौन सा क्वाड्रेंट है आर, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। सिमिलरली फॉर द टेन 180 प्लस थीटा, टेन थीटा होगा, कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव। इसी तरह सब कुछ निकाल दीजिएगा, 180 माइनस थीटा के भी उसी तरह होगा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, 180 पे चेंज नहीं होगा, साइन थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव लिखिएगा। इसी तरह और एक सॉल्व कर रहा हूँ, साइन मान लो 360, 360 प्लस थीटा कर रहा हूँ, ये कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो साइन थीटा 360 पे चेंज नहीं होता है, तो साइन थीटा होगा। और ये कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको देखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, समझ में आया। अगर मैं लिखूंगा साइन 360 माइनस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है बताओ, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, और 360 पे चेंज नहीं होगा, तो साइन थीटा को रहेगा। और क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन थीटा। इसी तरह यहाँ पे फॉर्मूला सब दिया गया है, तो हम तो बोलेंगे इसको याद मत रखो, ये वाला फॉर्मूला याद रखो कि किस में चेंज हो रहा है, बस ये दो चीजें आपको याद रखना है। ये वाला, ये पोर्शन आपको पूरा याद रखना है, ये वाला और ये वाला पोर्शन याद रखिएगा, तो सारे फॉर्मूला ऐसे यूं ही रट लोगे, समझ में आया। ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, नीचे डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको याद रखिएगा। देखो यहाँ पे उसी को क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, याद ना रख करके। देखो साइन पे माइनस तो रहेगा, साइन 30 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, 1/2 हो गया। कॉस माइनस 45, कॉस का अगर माइनस रहेगा ना बच्चों, कॉस और सेक का, मान लो माइनस थीटा है और सेक का माइनस थीटा है, ये लोग कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा होगा, और ये क्या होगा, सेक थीटा। मतलब माइनस सब गायब कर सकते हो, तो यहाँ पे 45 का माइनस तो गायब करके 1/√2 लिख सकते हो। क्लियर है क्या। आगे देखो कोट 60, ओके, पहले कोट 60 के लिए आपको टेन 60 पता होना चाहिए, उसका उल्टा टेन 60 अगर बोलूंगा तो मैं √3 होता है, तो ये होगा -1/√3। बोलो सही लिखा हो गया। एक दो में भी गलती अगर हो जाए तो माफ करना, मुझे भी इतना अच्छी तरह याद नहीं है, आप लोग बस पूरा याद रखना। साइन 120, अब ध्यान सुनना, साइन 120 का अगर तोड़ोगे तो 90 प्लस 30 कर सकते हो क्या, ओके। क्या 90 पे चेंज होता है बच्चों, हाँ। साइन किस पे होता है, कॉस पे, और कॉस 30, ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, ये है बच्चों सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव। अब कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, बस हो गया, √3/2 कॉस 30 का वैल्यू। सिमिलरली टेन 225, देखो इसको मैं लिखा टेन 225 को अगर मैं लिखूंगा तो 270 से घटा लो, 270 से कितना करोगे, 45 जाएगा क्या, 45, 4 2 6 1 7, ठीक है।
यानी 270 पे चेंज होता है क्या, चेंज होता है, तो ये cot 45 होगा। कितना होगा, cot 45। कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसको देख के बताना। 270 माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये 10 पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव नेगेटिव इसको देख के बोलिएगा। cot 45 मतलब कितना होगा, 1। सिमिलरली cos 300, इसको किससे माइनस करेंगे, cos 360 माइनस 60 हो जाएगा। तो इसको मैं लिखूंगा 360 पे चेंज नहीं होगा, cos 60। कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ, फोर्थ में पॉजिटिव होगा। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। समझ में आया। साइन 180 इसी तरह लिखना, साइन 90 प्लस 90। हो पाएगा क्या, खुद से करना इसको। 240 को लिखना साइन 270 माइनस 30, सॉल्व हो जाएगा। साइन 300 मतलब साइन 360 माइनस 60, 225 मतलब कॉस 270 मतलब 45, ये भी हो जाएगा। 10 में माइनस रहेगा, मैं बोला ना यहाँ पे कॉस में गायब होगा और सब में माइनस रहेगा, तो 10 45 कितना होता है, -1। cos 3 इसको माइनस कर दो, cos कितना होगा, 360 माइनस 30, होगा कि नहीं, 145। इसको भी याद रखिएगा, इसको याद रखना, cot 90 प्लस 45 माइनस 600। cos का माइनस तो पहले गायब कर दो, इसको लिखना है cos 600। फिर इसको सॉल्व करना है। 300, इसको कैसे माइनस करोगे, cos 360 अगर दो बार करोगे, 360 360 कितना हो रहा, 720। तो मैं यहाँ से 720 से माइनस कर रहा हूँ कितना, 120, तो इसका वैल्यू आ जाएगा। तो किसी 720 पे चेंज नहीं होगा, तो कॉस आएगा कितना, 120, 120। और ये प्लस होगा कि माइनस, या तो इसको कैसे कर सकते हो, 360 से तो फिर होगा नहीं, ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव आ जाएगा। फिर इसको फिर से ब्रेक करना, इसको फिर से ब्रेक करना है। ओके, नेक्स्ट 10 300 को ऐसे सॉल्व करना है। 10 360 माइनस 60, इसको सॉल्व कर पाओगे तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ बच्चों फॉर्मूला याद रखना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। देखो यहाँ पे अलग अलग है, साइन है, कॉस है, यहाँ पे माइनस है तो बीच में माइनस होगा, यहाँ पे प्लस है तो बीच में हो जाएगा आपका प्लस। पर कॉस में क्या होगा, सेम सेम है, कॉस कॉस, यहाँ पे साइन और साइन, बट यहाँ पे प्लस होगा तो इसका माइनस होगा, और माइनस होगा तो प्लस होगा। ये क्या होता है ना, हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए पूरा याद रखना। 10 का ठीक है, आसान है। 10 का ए प्लस बी का क्या होगा, प्लस ऊपर में होगा, नीचे माइनस, अगर यहाँ पे माइनस है तो ऊपर में माइनस होगा, यहाँ पे 10 ए माइनस 10 बी 1 प्लस 10 ए इंटू 10 बी, पूरा रट के याद रखिएगा। ओके, डायरेक्ट नेक्स्ट कुछ फॉर्मूला देखो यहाँ पे, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा का 3 फॉर्मूला आया था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर। साइन 2 थीटा का ये भी याद रखिएगा, ये भी, इसको भी याद रखिएगा। एक यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 1 माइनस कॉस थीटा, दूसरा लिख रहा हूँ 1 प्लस कॉस थीटा। याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसको रखिएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। समझ में आया। यहाँ पे अगर थीटा उसका उधर आधा हो जाता है, यहाँ पे थीटा होगा तो उसका इधर आधा हो जाएगा। पूरा फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। ये बोलेंगे कोसाइन रूल। कोसाइन रूल मतलब अगर आपको साइड दिया है, ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, तो आप निकाल सकते हो कॉस ए, कॉस बी निकाल सकते हो, कॉस सी, इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। अगर कॉस हो गया तो साइन भी वैल्यू आ जाएगा, साइन कॉस आ गया तो टेन भी वैल्यू हो जाएगा, यानी एंगल भी हम लोग निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं क्या, कोसाइन रूल। पूरे फॉर्मूला को याद रखिएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। दी साइन रूल, साइन रूल वो हो गया कॉस रूल। यहाँ पे
नॉट राइट एंगल, ट्रायंगल राइट एंगल रहेगा तो चलो ठीक है, एनी ट्रायंगल में ये वाला पुट होगा। ये जितना भी फॉर्मूला है बच्चों एनी ट्रायंगल में पुट होगा, ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है बहुत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्लास 11th में मैथ में आपको पढ़ना पड़ेगा अराउंड 30 मार्क का, और 12th में तो भर भर के, 12th में अराउंड 45 मार्क का तो यहीं से आ जाएगा। तो यानी दोनों का रिस्पेक्ट में बहुत है, और फिजिक्स में बहुत इस्तेमाल होगा, इसलिए इसको ध्यान से समझो, ठीक है। डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, मान लो एफ एक्स एक फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब किसका रिस्पेक्ट पे, डी बाई डी एक्स रिस्पेक्ट पे। देखना यहाँ पे अगर x है ना, तो यहाँ पे देखना x होगा। मान लो मैं लिखा एफ टी का फंक्शन, तो यहाँ पे रखूँगा डी बाई डी टी, और इसके साथ बच्चों रिलेशन होना चाहिए। अगर रिलेशन ना हो, मैं लिखूँगा अगर डी एम बाई, मैं रखूँगा यहाँ पे डी टी, तो टी मास के साथ कोई रिलेशन नहीं है, आंसर कितना आ जाएगा, 0। यानी कहने का मतलब उसके साथ रिलेशन होनी चाहिए। और डिफरेंशिएशन को यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट एट ए पर्टिकुलर टाइम। मान लो आप बॉम्बे से आप दिल्ली आए, बॉम्बे से कहाँ आए, दिल्ली आए, ओके, दिल्ली आए, तो आपका क्या होगा, वेलोसिटी जो होगा चेंजेस होगा, वेलोसिटी बहुत चेंज होगा। कहीं पे अगर भीड़, मतलब लोगों का भीड़ है, तो आप वहाँ पे स्लो कीजिएगा गाड़ी को, वहां पे क्या करना होगा, आपका वेलोसिटी चेंज होगा। अगर मैं बोलूंगा किसी पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे आपका वेलोसिटी कितना था, वेलोसिटी कितना था, उस टाइम क्या निकालिएगा, इंस्टेंटेनियस, पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पे उसको निकाला जाता है डी बाई डी एक्स, या निकालोगे डी बाई डी टी, टाइम का रेस्पेक्ट में या एक्स का रेस्पेक्ट में, इस तरह का मतलब कहने का मतलब एट ए पर्टिकुलर टाइम पे निकाला जाता है। जैसे मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट ऑफ टाइम विल गिव द वेलोसिटी v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, यानी डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ रेस्पेक्ट में हम लोग क्या किए, डिफरेंशिएशन किए, तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। समझ में आया, बस इसको याद रखिएगा, इंस्टेंटेनियस टाइम बहुत बार इस्तेमाल होगा, ओके। तो इसको हम लोग लिखेंगे ए चेंज विथ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू वाई, यानी ये वाई नहीं होगा, डी एक्स बाई डी वाई होता, यहाँ पे भी डी एक्स बाई डी वाई होगा बच्चों, विथ रेस्पेक्ट अगर बोलेगा उसका रेस्पेक्ट में। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन मैथ, ये देखो लेट वाई इक्वल टू दिया है एफ एक्स एक फंक्शन है, तो आप डिफरेंशिएट करोगे तो इधर लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स, ओके, तो ये आप लिखोगे डी बाई डी एक्स, और इधर लिखोगे फंक्शन को लिखोगे। तो कुछ यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, यहाँ पे इसका बेस पे बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। देखो डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स किसी कांस्टेंट, सी फॉर कांस्टेंट, सी फॉर यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट कभी एक्स के साथ चेंज होगा क्या, मान लो एग्जांपल दिया 4, 0 होगा। डी बाई डी एक्स मैंने लिखा 9, कितना होगा, 0 होगा। डी बाई डी एक्स मैंने रखा m, मास चेंज हो जाएगा क्या, मान लो कोई पत्थर है, उसका मास टाइम के साथ करो या किसी के साथ करो, मास तो चेंज नहीं हुआ, इसके लिए 0 है। यहाँ पे अगर कांस्टेंट फंक्शन आया, यहाँ पे अगर कांस्टेंट फंक्शन आया तो आंसर कितना आएगा, 0। अच्छा, x का होता है डिफरेंशिएशन 1, याद रखिएगा, d बाई डी एक्स, और यहाँ पे अगर x रखूंगा, ये दोनों तो कट गया, तो मेरा बच्चा 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स का, इसी का आई थिंक 80% इस्तेमाल होगा, तो आप इसको जान रखिएगा, इसका बेस पे बहुत सारा क्वेश्चन होगा। जैसे मैं लिखा x टू द पावर 4 और d बाई डी एक्स, यहाँ पे n कितना बच्चों, 4, तो रूल कहता है कि n को पहले लेके आना और उससे 1 घटा देना, 4 को पहले लेके आओ और 4 से 1 घटा दो, कितना हो गया, 4x टू द पावर 3। मैं अगर बोला d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 9, तो क्या बोलोगे, 9 को पहले ले आना, x टू द पावर 9 से 1 घटाओगे तो 8 होगा। समझ में आया। मैं अगर बोलूंगा d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर -6, क्या होगा बच्चा, -6, बाहर को लाना, x -6 से 1 घटाओगे तो -7 होगा। d बाई डी एक्स अगर मैं बोला x का पावर 1/2,
तो आप 1/2 को बाहर लेके आना, x 1/2 -1, फिर इसका सॉल्व करना -1/2। मैं तो लिखूंगा d/dx x टू द पावर 3/2 माइनस को लगाया तो -3/2 बाहर आएगा, x रखिएगा -3/2 और -1। ये जितना भी सॉल्व हुआ कौन सा बेस पे, फॉर्मूला नंबर 3, पूरा याद रखिएगा। इसका बेस पे बहुत सारा क्वेश्चन नीचे करेंगे। नेक्स्ट देखो d/dx u प्लस v u माइनस v, मतलब ये भी x का फंक्शन है, इसको भी पहले इसको डिफरेंशिएट करोगे फिर v को करना, पहले u को डिफरेंशिएट करोगे फिर किसको करना है, v को। क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा, नीचे क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो अगर कांस्टेंट है और u है, मतलब d/dx अगर 4x³ है तो 4 क्या है, पहले बाहर चल जाएगा, x³ का क्या होगा, xn फॉर्मूला पुट करो 3 नंबर वाला, कितना होगा 3x टू द पावर 3 - 1, तो कितना हो गया 12x टू द पावर 2। समझ में आया क्या, इसी तरह करोगे। नेक्स्ट मल्टीप्लाई का, ये भी याद रखिएगा, पहले u को कांस्टेंट रखिएगा, v का डिफरेंशिएशन, फिर v को कांस्टेंट, u को डिफरेंशिएशन, इस तरह का करोगे। फिर u/v का आ गया, फिर इसको छोड़िए, इसको मत करना 8 नंबर को, 9 नंबर के भी आपको नहीं करना है, 10 नंबर वाला को भी नहीं करना है, ये 3 को मत करना। नेक्स्ट इसको भी मत करिएगा, ओके। नेक्स्ट और कुछ बहुत, नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, याद रखिएगा साइन का होता है कोसेक्स, कोस का होता है माइनस साइन, टेन का होता है ये इसको लिखेंगे कोसेक, कोसेक एक्स का होगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कोटेक्स एक्स, सेक एक्स इज इक्वल टू ये होगा। देखो यहाँ पे गौर करने वाला, जहाँ पे सी है वहाँ पे माइनस है, यहाँ पे सी है तो माइनस लगा, यहाँ पे सी है तो माइनस लगा, फिर यहाँ पे सी है तो माइनस लगा, ये याद रखिए, इसको तो याद रखना पड़ेगा, इसके लिए कोई भी ट्रिक नहीं है, कोई भी बच्चों ट्रिक नहीं है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। और कुछ बाकी 7 नंबर फॉर्मूला याद रखिएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स ही होता है, और एक्स का होता है एक्स का एक्स पहले लिखना, फिर लॉग और जैसे मैं बोल रहा हूँ d/dx 4 का पावर x, तो पहले 4 का पावर x रखिएगा और हो जाएगा log 4। क्या इतनी बातें क्लियर हुआ। 9 नंबर को देखो, 9 नंबर को d/dx ln मतलब log है बच्चों, log x का होता है 1/x, ये एक फॉर्मूला। अब देखो एग्जाम्पल, क्वेश्चन के माध्यम से 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे। पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करते हैं। इसको x मान लो, x का पावर n रहता तो क्या करते हैं, nx n-1 करते कि नहीं। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, पहले 10 बाहर आएगा, फिर क्या आएगा 2x - 5 और 10 - 1 होगा। फिर ये पावर वाला काम हो गया, अब अंदर वाला करेंगे। 2x का होता है 2, क्योंकि x का तो 1 होगा, और कांस्टेंट का 5 का कितना होगा बच्चों, कांस्टेंट का होता है 0, जैसे मैं किया था ना d/dx 5, कांस्टेंट फंक्शन का कितना होगा 0। क्या इतनी बातें क्लियर हुआ, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 22x - 5 का पावर 9 है। क्या इतनी बातें क्लियर हुआ, ये था मेरा पहला। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसको साइन का देखो, साइन का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या होता है, cos nx होगा, और इसके साथ जो भी होगा उसका, अगर 4x रहता है तो 4 होता है, nx है तो n होगा, बस काम खत्म। इसका ex का डिफरेंशिएशन ex ही होता है, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे e⁻x³ होगा, सेम रहता है। ये तो ex का किया, अभी x³ का करना है, x³ का मान लो xn है, तो xn का कैसे करते हैं, 3x⁻³ - 1 कितना होगा 2। समझ में आया, चलो आगे बढ़े क्या, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखो, इसको u मान लो और इसको v मान लो। u v का फॉर्मूला अगर देखोगे ना, मैं यहाँ पे अगर u एंड v का फॉर्मूला लिखूंगा, d/dx u इंटू v का फॉर्मूला, u को छोड़ना है, dv/dx को डिफरेंशिएट करना है, प्लस v को छोड़ देना है, du/dx को करना है।
तो इसको मान लो एक्स स्क्वायर को यू मान लो, कोस को वी मान लेते हैं। ओके, तो सॉल्व करते हैं। पहले एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, डिफरेंशिएशन करना है किसको, कोस को। कोस का होता है माइनस साइन एक्स, हो गया, प्लस लगाना है। भी को छोड़ो, भी को कुछ नहीं करना है, मतलब कोस एक्स को छोड़ दो, और करना किसको अभी, यू को। यू क्या है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को वो एक्स एन वाला फॉर्मूला 2x होगा। ये हो गया आंसर बच्चों। ओके, नेक्स्ट देखो इसको, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर बी। इसको देखो, u इंटू वी, इसको यहाँ पे सॉल्व करना है। u इंटू वी, पहले u को छोड़ दो, v को आपको करना है 1/2 एक्स एन का फॉर्मूला पुट करना, 4 माइनस एक्स 1/2 माइनस 1 इंटू अंदर वाला करना, माइनस एक्स का कितना होगा, -1, फिर प्लस रखोगे, फिर 4 माइनस एक्स टू दावर हाफ को छोड़ना है, एक्स क्यू का करना है, एक्स क्यू का कितना होगा 3x² वो एक्शन वाला। इसको सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसको देखो, इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, इसको अगर मैं u मानूंगा और इसको v मानूंगा, u/v फॉर्मूला क्या है, पहले v को पहले देख लो थोड़ा सा, मैं दिखा देता हूँ u/v का फॉर्मूला। यहाँ पे u/v को पहले v को छोड़ना है, पहले v को छोड़ दो आप, पहले v मतलब एक्स स्क्वायर को छोड़ देना, cos x को अगर सॉल्व करोगे माइनस होगा, माइनस साइन एक्स होगा, फिर माइनस cos x को छोड़ देना, v को करना, v को एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x बाई v स्क्वायर मतलब कितना, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, बस इतना आंसर होगा। 10x का कितना होता है, 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स। चलो आगे भागते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं। ए एक्स एन फॉर्मूला है, एक्स एन फॉर्मूला, एक्स एन का फॉर्मूला क्या था, nx n-1, इसको सॉल्व करो, 2/3 एक्स टू दी पावर 2/3 -1 यानी -1/3, कितना आएगा 2/3 एक्स टू दी पावर -1/3। इसको सॉल्व करो, एक्स टू दी पावर -4 लिख सकता हूँ कि नहीं, अब सॉल्व करो, -4 एक्स टू दी पावर -4 -1 कितना होगा, -4 एक्स टू दी पावर -5 होगा। आगे बढ़े क्या बच्चों, इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो dy/dx निकालेंगे, dy/dx निकालोगे तो पहले dx/dt निकाल दो यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे t का रेस्पेक्ट में है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा t पे, तो ये हो जाएगा 4at, 4at, क्योंकि टी स्क्वायर का करें, 2a तो कांस्टेंट है ना, टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा, और इसको करेंगे dy/dt, dy/dt करोगे तो 3t² होगा, वो एक्स एन वाला फॉर्मूला। अभी दोनों को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, dy/dt इंटू dt/dx करता हूँ, तो dt मर जाएगा, तो आंसर कितना आएगा dy/dx। छोड़ो, dy/dt कितना दिया है 3t² इंटू dt/dx, यहाँ पे dt/dx निकालो कितना होगा 1/4at, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1/4at, तो t से t मर जाएगा, तो 3t/4a, बस यही होगा आंसर। समझ में आया, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं बच्चा। इसका देखो आंसर, एक्स एन फॉर्मूला, ये कितना हो गया 6 तो रहेगा, एक्स स्क्वायर का होगा 2x प्लस दूसरा होगा 3 तो रहेगा, x का कितना होगा 3/4 बाहर आएगा, और x का पावर 3/4 -1, सॉल्व कर देना। इसको देखो 4 बाहर रहेगा, 1/4 एक्स टू दी पावर 1/4 -1, फिर -3 रहेगा इंटू -1/3 एक्स टू दी पावर -1/3 -1, हो गया क्या। इसको देखो, x का तो 1 होता है, इसका 3 माइनस इसका देखो 4, फिर इंटू -1/2 बाहर गया, x -1/2 -1, समझ में आ गया। इसको देखो 7 अंदर रहा बाहर रहा, इंटू
-3 एक्स टू दी पावर -3 ये सब एक्सन का पुट रहे, 9x का 9 होगा। इसका देखो कांस्टेंट है 2 का होगा कितना बच्चों 0, और उसका क्या होगा 7 6 एक्स टू दी पावर 5 6 - 1। इसका देखो log x का 1/x होता है ना, तो ये हो गया 2 हो गया, मैं इसको लिख सकता हूँ -1, फिर -3 एक्स टू दी पावर लिख सकता हूँ -2। अभी मैं डिफरेंशिएट किया नहीं हूँ, इसको बस ऊपर लेके आया, इसको सॉल्व करो। 2 रखा इंटू -1 एक्स टू दी पावर -1 -2, फिर -3 इंटू -2 इंटू एक्स टू दी पावर -2 -1। इसको फिर सॉल्व कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, -3 कॉस का होता है -sin x, बस हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट 3 log x, 3 तो रहेगा, log x का होता है 1/x, तो 3 इसका होगा -4 log x का होता है 1/x। इसका होगा 2 तो बाहर रहेगा, e टू दी पावर x का होता है e टू दी पावर x। इसको रखेंगे -7 रहेगा, e टू दी पावर x रहेगा। समझ में आया क्या इतनी बात है? नेक्स्ट देखो, ये u क्या है x है, v क्या है 10x है, यहाँ पे x² u है और a v है, सॉल्व कर दीजिएगा। यहाँ पे a u है और a v है, यहाँ पे e वाला u है और e वाला क्या है v है। इसका बेस पे हम लोग क्वेश्चन किए, मैं एक ठो करके दिखा रहा हूँ पहला वाला, बाकी आप लोग करोगे। ओके, d/dx x tan थीटा, u को रखो पहले, tan थीटा को करेंगे d/dx tan थीटा, प्लस tan थीटा को रखना है आपको, फिर d/dx x को करना है, ध्यान सुना, x tan थीटा के क्या होता है sec² थीटा, प्लस tan थीटा रखोगे, x का क्या होता है 1, बस यही होगा आंसर। इसी तरह सारे सॉल्व करना। ओके, आगे बढ़ो। डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, अब आते हैं इंटीग्रेशन। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन बोला, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आई थिंक 70 या 60% है, जो क्लास 12th में और एग्जाम में आता है, यानी दो को समझना बहुत जरूरी है। इंटीग्रेशन किसका उल्टा है? डिफरेंशिएशन का उल्टा है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा d/dx किसी फंक्शन का हमें क्या देगा, यहाँ पे सॉल्यूशन देगा, क्या देगा सॉल्यूशन देगा। ओके, अगर मैं dfx करूँगा और सॉल्यूशन को मैं क्या करूँगा dx, ना बोथ साइड इंटीग्रेशन लगाया तो dfx का होगा fx और इंटीग्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का dx। यानी कहने का मतलब बच्चों, अगर सॉल्यूशन को इंटीग्रेशन करोगे ना क्वेश्चन देगा, यही तो fx था, मेरा क्वेश्चन था ना फंक्शन का, समझ में आया? तो ये जस्ट उल्टा है। अच्छा, ये जो साइन देख रहे हो ये एस लाइक, ये एस है, सम है, SUM सम है, इंटीग्रेशन मतलब सम, समझ में आया? मान लो एक रूम है, या इस रूम में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, आपको ये सब पार्टिकल्स को गिनती करना है, गैस पार्टिकल्स है, गिनती करना है, तो गिनती तो कभी कर नहीं पाएंगे, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे थोड़ा सा एरिया कट के वहाँ पे गिनती करूँगा, तो इस एरिया को फिर अगर इंटीग्रेशन कर दूंगा ओवर द होल एरिया तो हम लोग का क्या पूरा पार्टिकल्स निकल जाएंगे, इसीलिए इंटीग्रेशन को यूज़ करते हैं। तो क्लास 12th में इंटीग्रेशन का पोर्शन है मैथ में, वहाँ पे बेहतर समझिएगा, जस्ट फिजिक्स में जितने पोर्शन यूज़ होगा मैं उसको समझा रहा हूँ। देखो पहला ये हो गया 4x है, इंटीग्रेशन किसका होगा dx, तो 4 बाहर जाएगा और x का इंटीग्रेशन होगा, x का इंटीग्रेशन होगा। यहाँ पे देखो a कांस्टेंट है तो बाहर गया। अब देखो dx का इंटीग्रेशन होता है x, याद रखिएगा। dm का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चा m, समझ में आया? ओके, ऐसे फॉर्म में अगर प्लस में रहेगा तो हर किसी का इंडिविजुअल होगा, पहले u का होगा, फिर v का होगा, फिर w का होगा। 4 नंबर को काम का चीज़ है फिजिक्स में। जैसे वहाँ पे xn का डिफरेंशिएशन क्या था nxn-1, यहाँ पे बच्चों xn dx का इंटीग्रेशन, यहाँ पे डिफरेंशिएशन था, इंटीग्रेशन होगा x का n+1/n+1। याद रहेगा क्या? एक एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, x का पावर 4 dx, इंटीग्रेशन करो, डिफरेंशिएशन है, तो x का पावर ऊपर में ऐड होगा 1 और नीचे में उसी को रख देना। जैसे मैं -6 रखा उसका इंटीग्रेशन,
कितना होगा एक्स टू द पावर -6 प्लस 1 कितना -5 बाय -5। इसी तरह आपको करना है इसी बेस पे। जस्ट देखो इस फॉर्मूला को देखो, log x का डिफरेंशिएशन क्या था बच्चा 1/x। 1/x का अगर 1/x का इंटीग्रेशन करोगे तो हमको क्या देगा log x देगा। ex का डिफरेंशिएशन क्या था ex, इंटीग्रेशन भी ex होगा। ax का याद रखना ये सब चीज़ें, ax का ये होगा याद रखना। बस ये वाला पोर्शन याद रखना 8 9 10 11 12 ये सब याद रखना है। 13 14 15 16 17 18 ये सब याद करना पड़ेगा, यहाँ से मुक्ति आपको मिलेगा नहीं। ये भी याद रखिएगा, ये भी ये सब याद रखिएगा, क्योंकि आपका 11th में और 12th में मैथ में तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा ना, इसीलिए क्या ना यहाँ पे याद रख ले। देखो पहला क्वेश्चन x का dx मतलब x का पावर 1 है तो n कितना है 1 है, तो मैं क्या बोला था x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। अगर 1 है तो आंसर कितना आएगा x2/2, पहला का आंसर समझ में आया। इसको सॉल्व करो, इसको ऊपर लेके जाएंगे x का पावर -2 का इंटीग्रेशन जोड़ देना, x का पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1। सिमिलरली इसका मैं क्या बोला, इसको u मानो इसको v मानो, इंडिविजुअल करना 4x का कितना होगा 4x² 2 प्लस 2 का और 1/x के क्या होता है log x होता है, 1/x के क्या होता है log x है। ऐसे मत करना इसको 1/x dx इंटीग्रेशन है तो आप ऐसे लेके x-1 कीजिएगा और ऐसे नहीं होगा, log x होता है 1/x के क्या होगा बच्चों log x होगा। समझ में आया इतनी बातें, आगे बढ़े क्या। अब देखो इसका इंटीग्रेशन 2x का इंटीग्रेशन 2x² 2 प्लस ex का होता है ex। इसका देखो साइन 2x का होता है माइनस cos 2x। अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन करता ना तो cos 2x होता है इंटू 2 होता है, क्योंकि बाद में 2x का भी करते हैं, बट यहाँ पे इंटू ना होकर डिवाइड होता है। जैसे इसको मैं अभी कर रहा हूँ ध्यान से सुनना, cos का क्या होगा साइन 3x प्लस 2 होगा और 3x/3 होगा। इसको सॉल्व करो बच्चों, इसका फॉर्मूला यहाँ पे है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखाया गया देखो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला था, ठीक है। तो सारे फॉर्मूला लिखे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स एन वाला, यानी 4x-7 का पावर कितना होगा 7 बाई कितना होगा 7 और इसका कितना हो जाएगा 4x का बाई 4। अरे यही होगा कि नहीं, इसको ले लेना है आपको। इसका देखो सॉल्यूशन 1/x सोच लो, मतलब लॉग कितना होगा 3-2x और -2x का हो गया -2, ये हो गया आंसर। बाय करना है यहाँ पे, समझ में आया। x² का कितना हो गया बच्चों x³ 3। इसको अगर बोलूँगा इसको मैं लिख सकता हूँ x⁻⁻7/3। अब इंटीग्रेशन करो n कितना है यहाँ पे -7/3 है, बस सॉल्व करना। इसका देखो इसको u मान लो, इसको v मान लो, इसको w। पहले u का x⁴/4 2x का 2x²/2 फिर उसका कितना हो गया log x 1/x का। इसका देखो ax²/2 प्लस b ex का ex, c कांस्टेंट है कांस्टेंट रहेगा, cos का क्या होगा sin x, बस ये हो गया आंसर। नेक्स्ट देखो डेफिनेट इंटीग्रल मतलब किसी पर्टिकुलर रेंज पे होगा, इंटीग्रेशन कैसे होगा ऐसे होगा, यहाँ पे कोई a दिया रहेगा, यहाँ पे b दिया रहेगा, यहाँ पे x दिया रहेगा, मान लो x2 ऐसे दिया है, a कितना दिया 1 और b कितना दिया मान लो 3। तो मैं इसको जब सॉल्व करूँगा x⁻³ आएगा और इसको फिर ऐसे कर देना है 3 से 1। पहले यहाँ पे 3 पुट कर देना है x में 3 पुट करोगे 3 तो 1 9 27/3, फिर माइनस लगाना माइनस, फिर 1 पुट करना कितना आएगा 1/3। अब सोल्व करना तो कितना आएगा 26/3। इसी तरह इसको बोलेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या बोलोगे बच्चा डेफिनेट इंटीग्रेशन। जैसे x² का 1/4 दिया, सॉल्व करो इसको x⁻³ क्या होगा 3, क्या रखेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट और इसको क्या बोलोगे लोअर लिमिट। ओके ध्यान सुनना 4 पुट करो 4 × 16 64/3
-1/3 मतलब कितना आएगा 63/3, 3 दूना 6, 21 आएगा आंसर। इसका भी देखो, इसका तो पुट कर पाओगे इंटीग्रेशन, अगर इसको करोगे इंटीग्रेशन कितना हो गया 3x³/3। अब इसका कर देना 4 और 1, 3 3 कट गया, 64 - 1 मतलब कितना आएगा 63 आंसर। इसका कैसे सॉल्व करोगे x² प्लस 1/x। ओके, अभी इंटीग्रेशन नहीं किए हो, अब करो। x मर गया यानी x²/2 हुआ और दूसरा का हुआ log x। तो इसका अभी पुट करना, पहले 4 पुट करना पूरा सब में, फिर -1 पुट करना। ओके, सिमिलरली cos x का मैं इसको कर दे रहा हूँ, बाकी आप लोग कीजिएगा। cos x का हो गया sin x, फिर कितना है π/2 और 0। पहले π/2, sin 90 कितना होता है 1 और sin 0 कितना होता है 0, तो आंसर आएगा 1। समझ में आएगा बच्चा। इस तरह इसको भी करना sin 2x का। sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा -cos 2x बाई कितना आएगा 2। सिमिलरली इसको भी करना, इसको फॉर्मूला पुट करना एक्चुअली में, इसका एक फॉर्मूला है, ठीक से देख के पुट करेगा। जैसे 1 प्लस कॉस थीटा था ना, 2 cos स्क्वायर थीटा/2, 2 cos स्क्वायर थीटा/2, वो वाला फॉर्मूला पुट करिएगा। ओके, इसको सॉल्व कर दीजिएगा। ये तो हो गया ना log 2x + 1/2, फिर इसका पुट करेंगे 2 1, इस तरह का होगा। ये वाला इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। g कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, तो ये लोग तो बाहर आएगा g m m। इंटीग्रेशन 1/x², 0 से इन्फिनिटी और इसको dx। 1/x² का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो ये x⁻² -2 नहीं होगा, तो x⁻² -2 + 1 कितना -1/-1 यानी -1/x, यानी gmm -1/x का इन्फिनिटी और 0। तो ये हो गया g कैपिटल M स्मॉल m -1/∞ + 1/0, यानी gmm -1/0 में इन्फिनिटी, यही सॉल्यूशन होगा, इन्फिनिटी आंसर आएगा। समझ में आंसर होगा है। नेक्स्ट इसको सॉल्व करें, x⁴/4 आएगा। अब क्या आएगा 2 0, पहले 2 पुट करो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16/4 -0 पुट करोगे, ये आंसर आएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/x² का इंटीग्रेशन 0 से 2 ये दिया है, तो इसको मैं x⁻² लिखूंगा। अब सॉल्व करो, यानी -1/x हो गया। अब लिखो 2 0 यानी -1/2 हो गया आंसर। ओके, इसी तरह इसको भी कर लीजिएगा है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दी एंड। नेक्स्ट देखो 1 + cos x, इसका फॉर्मूला पुट करना बच्चों 2 cos स्क्वायर x/2। अब रूट करना तो कितना आएगा √2 cos x/2। फिर अभी cos का इंटीग्रेशन क्या होगा √2 तो बाहर जाएगा, cos क्या होगा sin x/2/1/2। समझ में आ गया वो आंसर। फिर इसका पुट करना पाई और 0, इसको भी तोड़ना sin x × cos x, एक 2 मल्टीप्लाई कर देना, 2 डिवाइड करना, ये क्या आ जाएगा sin 2 थीटा। फॉर्मूला देखना sin 2x/2। अब इंटीग्रेशन करना आसान है, इसका फॉर्मूला क्या है 2 sin स्क्वायर x, 2 sin स्क्वायर x/2 था ना, तो 2x, इसका रूट अंडर आएगा, ये हो जाएगा। और इसका भी उसी तरह देखिएगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। इसको देखो 1 का हो गया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x × cos x, इसका रूट अंडर, क्योंकि मैं 1 को ऐसा लिखा और sin 2x का फॉर्मूला ये वाला, यानी a + b का होल स्क्वायर हुआ sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, इसका रूट, यानी कट गया रूट और ये वाला कट गया, यानी sin x प्लस cos x। और इसका इंटीग्रेशन sin x का होता है -cos x और cos x का होता है बच्चा sin x। अब लिमिट रखना π/3 और 0, पुट करना और देखना आंसर आएगा, खुद से कुछ करो। ओके, तो इसी के साथ बच्चों दी एंड होता है। बहुत सुंदर से हम लोग क्लास किया, इसको बार बार रिपीट करो अगर समझ में नहीं आए, और नीचे कमेंट करो अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया दोबारा
मैं मैसेज कर दूंगा। ये वाला नोट आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, और इस नोट को बार बार प्रैक्टिस करो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट मैराथन के साथ। ओके बच्चों, थैंक यू।